जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की भी इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके की प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखें और मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर तैयारी में लगे होंगे। तो इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1 है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में या फिर कुंभलगढ़ के किले के बारे में? तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस किले के बारे में कहा गया कि अन्य सभी किले नंगे हैं जबकि यह क्या है, बख्तर बंद है। तो बात करें साथियों इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस किले के बारे में कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग के किले के बारे में कहा गया है। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किन पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बख्तरबंद कहा जाता है। ओके, इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, कालबेलिया या फिर सहरिया? तो साथियों बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति में एक विवाह की एक रस्म है मोरनी मोरना। ओके, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या फिर सोनार किला? आपको क्या बताना है इस प्रश्न के अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? लिविंग फोर्ट आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका सोनार किला। कौन सा किला हो जाएगा? सोनार किला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सोनार किला, जो कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। सोनार किला कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सोनार किला कहा जाता है। यानी जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है ये किला। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस किले को दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है? सोनार किला जैसलमेर को कहा जाता है। पहला लिविंग फोर्ट भी ध्यान रखना है, कौन किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर या फिर मीणा? साथ ही बात करें फायरे फायरे रणघोष की, यानी कि जनजाति का रणघोष है, तो यह हो जाएगा भील का। भील जनजाति का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। फायरी फायरी भीलों का क्या है? एक रणघोष है। अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर सीकर के अंदर? तो बात करें साथियों पटवों की हवेली की, तो वो हो जाएगी आपकी जैसलमेर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। पटवों की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? अजमेर जिले को, जैसलमेर को, सिरोही को या फिर बीकानेर को? तो जांगल प्रदेश बताना है, किस का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश? जांगल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। जांगल प्रदेश के नाम किस जिले को जाना जाता है जांगल प्रदेश के नाम से? तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर जिले को। किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर जिले को कहा जाता है जांगल प्रदेश। बीकानेर जिले का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजपूताना गजट या फिर लोकवाणी समाचार पत्र? यानी इस प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए
नाम के रूप में प्रकाशित किया गया, यानी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तरुण राजस्थान कर दिया गया था। किस समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया, नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान कर दिया गया। और यह समाचार पत्र किसका है, किसने प्रकाशित किया था, तो विजय सिंह पथिक ने, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1921 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी पेमल देवी ने, रानी कुंभल देवी ने। तो बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी थी जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी, या फिर मैं कह सकता हूं इसे राखी भेजी थी। राखी भेजने का अर्थ क्या होता है, मदद मांगना, सहायता मांगना। तो इसने हुमायूं से सहायता मांगी थी, किससे, हुमायूं से सहायता मांगी थी, किसने, रानी कर्मावती ने। कहां की थी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी। ओके, कब, 1534 ईस्वी के अंदर, जब चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था, तब, सॉरी, दूसरा शाखा हुआ था। इस दूसरे शाखे के अंदर जो है रानी कर्मावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। ओके, और चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। ओके, आपको ध्यान रखना है, शाखा कब हुआ था चित्तौड़गढ़ का, 1534 ईस्वी के अंदर। इसका जो ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किस कौन सी रानी थी जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी, तो वो थी कर्णावती, रानी कर्मावती। अगला प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है, बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में, या फिर सलूम्बर के अंदर। कौन सा समाज का, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है, तो वो हो जाएगा आपका गलियाकोट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कहां पर बढ़ता है बोहरा समाज का उर्स, गलियाकोट। गलियाकोट कहां पर स्थित है, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, या गलियाकोट के अंदर। ओके, इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ डूंगरपुर के अंदर ही बेणेश्वर नामक स्थान पर, कहां पर, बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। किन किन नदियों का, तो वो जाएगा सोम, माही व जाखम का, सोम, माही व जाखम का त्रिवेणी संगम, यानी 3 नदियां आकर मिलती हैं कहां पर, बेणेश्वर नामक स्थान पर। अगर गांव पूछे तो आपका हो जाएगा नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी नदियों का संगम होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गलियाकोट के अंदर बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी के लिए, तेजा जी के लिए, गोगा जी के लिए, या फिर पाबू जी के लिए। तो साथियों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है, गोगा जी के लिए से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुरंजा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, खेजड़ली, खिंचन गांव, मंडोर, या फिर नीमराना। आपको क्या बताना है, कुरंजा पक्षी, प्रवासी पक्षी, यानी हर वर्ष आते हैं कुरंजा पक्षी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हर बार आकर जाते हैं कुरंजा पक्षी, राजस्थान का। तो कुरंजा पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वो हो जाएगा आपका खिंचन गांव। ऑप्शन नंबर बी जो आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुरंजा प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो खिंचन गांव। कहां पर है, जोधपुर के अंदर, पहले जोधपुर के अंदर पड़ता था ये खिंचन गांव। ओके, अब वर्तमान में शायद जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है, जोधपुर ग्रामीण। ओके, तो इनका भी ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न है, मावट क्या है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति। बी ऑप्शन में क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। सी ऑप्शन में क्या है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। डी ऑप्शन में क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा। तो आपको क्या बताना है, मावट क्या है। तो साथियों बात करें मावट की, तो मावट हो जाएगी आपकी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। कौन सी हो जाएगी, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और मावट किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं से होती है मावट। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर शोभाराम कुमावत? तो आपको क्या बताना है? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ यानी साथियों एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था, कौन सा चरण? एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था, उस प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। इसका प्रधानमंत्री, प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था आपका शोभाराम कुमावत। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप, सो गो माही। अगर आप 10 बार इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सो गो माही। यानी सो से हो जाएगा शोभाराम कुमावत, कौन से हो जाएंगे? शोभाराम कुमावत। गो से गोकुल लाल असावा, कौन हो जाएंगे? गोकुल लाल असावा। मां से माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। और ही से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, कौन से हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। यानी आपको क्या करना है? 10-15 बार आपको बोलना है, सो गो माही, सो गो माही, सो गो माही। ओके। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, मां से माणिक्य लाल वर्मा और ही से क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ यानी प्रथम चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। द्वितीय चरण का गोकुललाल असावा को, तृतीय चरण का माणिक्यलाल वर्मा को और चतुर्थ चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। इसके के बाद में जो अगले चरण है इसके प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? हीरालाल शास्त्री। ओके। तो इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हैं। अब आपसे कोई सा भी पूछ ले, आपको इनमें से जवाब देना, अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। और मत्स्य संघ का उद्घाटन की बात करें तो कब हुआ था इसका उद्घाटन? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन। इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों को शामिल किया गया था मत्स्य संघ के अंतर्गत। तो चलते हैं इसी के साथ ही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बार्टन, मैकमोसन, मेजर सावर्स या फिर मेजर ईडन? आपको क्या बताना है? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? यानी पीए कौन था? पीए का अर्थ क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर या फिर मारवाड़ का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर मैकमोसन, सॉरी मैकमोसन थे। और इसी का हिस्सा काटकर आवा के किले के दरबार पर लटका दिया गया था। किसका सर? इस आवा के किले के दरबार पर किसका सर काटकर लटका दिया गया था? मैकमोसन का सर काटकर, क्रांतिकारियों ने। ओके। इसके अलावा एक कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मेजर बर्टन। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शायद बताया था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। यानी कोर्ट के बटन टूट गए, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कोर्ट से हो जाएगा कोटा और बटन से हो जाएगा बर्टन। मेजर बर्टन कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और जयपुर का था मेजर शावर्स, सॉरी मेजर ईडन। यानी मेजर ईडन, ईडन गार्डन सर्वाधिक है कहां पर? जयपुर के अंदर। और एक उदयपुर का था मेजर सावर्स। तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा आपका? मेजर मेक मोशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध कब लड़ा गया? 1534 ईस्वी के अंदर, 1544 के अंदर, 1644 में या फिर 1576 ईस्वी के अंदर? तो साथियों बात करें गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध की तो वह लड़ा गया था 1544 ईस्वी को, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 1544 को ग्रीष्मेल या जेतारन का युद्ध लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्मेल या जेतारन के युद्ध किन किन के मध्य हुआ था तो वह हो जाएगा आपका, एक तो एक तरफ कौन थे? मालदेव, और दूसरी तरफ कौन था? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी था। जिसमें मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा, जेता और कुंपा। और इसके साथ कौन थे? एक तो बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का था वीरमदेव। कौन था? मेड़ता का वीरमदेव था। जिसमें से जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की। ओके। हार किसकी होती है? मालदेव की। यानी मालदेव क्या करता है कि युद्ध से पहले ही युद्ध के मैदान को छोड़कर क्या होता है? भाग जाता है। इसलिए लेकिन इसके दो वीर सेनापति थे,
जेता और कुंपा ये वीर बड़ी वीरता से किसका सामना करते हैं? शेरशाह सूरी का सामना करते हैं। यानी यह अफवाह फैला दी जाती है कि जो जेता और कुंपा है मालदेव के सेनापति, यह किसके साथ मिल चुके हैं? शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं। इसी अफवाह को सुनकर मालदेव क्या करता है? युद्ध से पहले ही भाग जाता है और इसी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता। यानी ये जेता और कुंपा बड़ी वीरता से इस पर आक्रमण करते हैं। यानी एक बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनकी शेरशाह सूरी की हारने की स्थिति हो जाती है, लेकिन बाद में जलाल खा जलवानी आकर इनकी सहायता करता है। इसलिए क्या वीर जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो जाती है और इसी की जीत के बाद में शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। तब तो आप जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी टीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, वह एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ ही अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।